एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CAFM का इंट्रोडक्शन क्लास। और ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे और एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए सिलेबस के बारे में जानते हैं, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का रखता है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्लास में पढ़ाई करने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 4, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पेपर नंबर 4, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CAFM। सब्जेक्ट का नाम है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग and second is financial management। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका वेटेज जो रखता है वो है 60 मार्क्स का वेटेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 40 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखता है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस को डिस्कस करना कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कितना सिलेबस, कितने चैप्टर्स रखे गए हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, हम दोनों करके एक एक साथ इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। फिर उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू जान लेते हैं। सिलेबस का ओवरव्यू, जिसके अंदर सबसे पहले हम सिलेबस देख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स रखे गए हैं। उन 10 चैप्टर्स को मैं आपके साथ पहले एक लिखवाती हूँ आपको सिलेबस, फिर देन उसके बाद एक एक करके डिस्कस करूंगी। और कितना चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको इसी क्लास में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ accounting. Second is introduction of corporate accounting. Third is accounting standard. Fourth one is accounting of shares, issue and redemption of debentures, issue and redemption of debentures, related aspects of accounting, seventh is consolidation of accounts, cash flow statement,
financial ratios, forecasted financial statements. टोटल आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर 10 चैप्टर्स हैं और इन 10 चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ हम किस तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्योरली थ्योरी चैप्टर्स है। अगर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स अगर आप देखेंगे, दीज आर द थ्योरी चैप्टर्स जो कि आपके एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स कवर करते हैं। इसीलिए हम थ्योरी चैप्टर्स को सबसे आखिरी में पढ़ते हैं। बाकी पूरा का पूरा कॉर्पोरेट आपका क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, ये दिखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर प्लस चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर नंबर 6, ये दोनों हम लोग कंबाइन करते हुए पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग शेयर का फोरफीचर कैसे होता है, इशू कैसे होता है, री इशू कैसे होता है, ये सारी बातें हम अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स के अंदर पढ़ेंगे। अंडरराइटिंग हम लोग पढ़ेंगे, अंडरराइटिंग किस तरीके से होता है, जो कि आज का क्लास का मेरा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, अंडरराइटिंग। हम स्टार्ट भी अंडरराइटिंग से ही करेंगे सिलेबस की। उसके बाद आ जाता है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस, बायबैक, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट मैं कहूँ उतना ही कम है, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आया है और ये चैप्टर सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि लेंदी बहुत होता है, वर्किंग्स बहुत ज्यादा होती है। दैट्स वाई इस टॉपिक को सब डिफिकल्ट मानते हैं, बट डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कैश का कितना इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका फाइनेंशियल रेशियोज। रेशियोज अगेन आपने पढ़ा हुआ चैप्टर है, जिसके अंदर आप करंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आप रिटर्न रेशियोज, ये सारे रेशियोज आप यहाँ पे कवर करते हो। उसके बाद आ जाता है आपका फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बेसिकली आप फोरकास्टिंग कर रहे हो। फोरकास्टिंग मतलब आप अभी करंट ईयर में फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों ये सारे ही चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इज 6, दे ऑल आर प्रैक्टिकल चैप्टर्स। और फर्स्ट हम लोग जो कवर करेंगे वो भी पूरा प्रैक्टिकल पार्ट ही कवर करेंगे। तो अगेन स्टार्ट करेंगे हम लोग अब सिलेबस, ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके 40 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखता है और इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स डिजाइन रखे गए हैं। तो देखिए कौन कौन से 9 चैप्टर्स है। सबसे पहले हम सिलेबस एक बार लिख लेते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर आपके थ्योरी है, कौन से चैप्टर आपके प्रैक्टिकल है। ये सारे आपके दिमाग में पूरा सिलेबस एक बार के लिए होना चाहिए। तो लिखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड इज कैपिटल बजटिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर।
डिविडेंड डिसीजंस, सिक्योरिटी एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट। इसके बाद आ जाता है आपका ऑपरेशनल अप्रोच। ऑपरेशनल अप्रोच वाला चैप्टर आ जाता है लास्ट चैप्टर। तो जो अगर आप यहाँ पे एफएम के सिलेबस को देखेंगे तो एफएम में फर्स्ट चैप्टर है आपका पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है आपका। दिस इज कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर जिसमें आपको बेसिक सा दे रखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। दिस इज द बेसिक चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट नॉट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट एज अ कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये आपका एक तरीके से बेस चैप्टर है, अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आपको आने वाले जितने चैप्टर्स हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक चैप्टर है जिसके अंदर आप बेसिक सीखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर सीखते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों कैपिटल बजटिंग। मैं बेसिकली इस चैप्टर को कहती हूँ डिसीजन लेना सिखाता है ये चैप्टर, कि किस तरीके से हमें किस प्रोजेक्ट में डिसीजन पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन सा आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा आपका नॉट प्रॉफिटेबल है। तो ये आपको डिसीजन लेना सिखाता है ये चैप्टर। इसके अंदर बेसिकली आपके दो तरीके की टेक्निक्स आप पढ़ते हो, मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और दूसरा हम इसके अंदर सिक्योर एनालिसिस वर्क की भी देखते हैं, रिस्क एनालिसिस, तो वो हम इस कैपिटल बजटिंग के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार अगर आप डिसीजन लेना सीख जाते हो तो आपको कैपिटल किस तरीके से रेस करनी है और जो कैपिटल आप रेस कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना होगा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर आप बेसिकली कॉस्ट निकालना सीखते हो डेट की, डिबेंचर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की, रिटेन्ड अर्निंग्स की एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे आप निकालना सीखते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे कैपिटल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, कितना परसेंट आपका डेट होना चाहिए, कितना परसेंट आपका इक्विटी होना चाहिए, वो आपको ये चैप्टर सिखाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देने की वजह से उसका क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो हम इस डिविडेंड डिसीजंस के अंदर पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे तीन मॉडल्स हैं, तीन महारथी हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दे रखी है। उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर पढ़ते हैं। तीन महारथी नाम सुन लीजिए एक बार, वोल्टर्स मॉडल, मोदी गिलानी मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल। इन तीनों मॉडल्स के हिसाब से हम लोग डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर होता है आपका। उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस। बच्चों सिक्योरिटी एनालिसिस अगर मैं बात करूं थ्योरी पॉइंट से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इसमें एज सच कुछ ज्यादा नहीं है, इसको हम थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, नॉट प्रैक्टिकल। आ जाइए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बच्चों वर्किंग कैपिटल इज अगेन वेरी वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आप लोग वर्किंग कैपिटल कितना हर एक बिजनेस में मेंटेन रहना चाहिए, कैसे वर्किंग कैपिटल निकाला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग वर्किंग कैपिटल के अंदर सीखते हैं। उसके बाद आ जाता है लास्ट आपका ऑपरेशनल अप्रोच। ऑपरेशनल अप्रोच के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे कॉस्टिंग का थोड़ा सा पार्ट करते हो। कॉस्टिंग बोले तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग आप करते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर जो फॉर्मेट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलेज यूज करके हम यहाँ पे
ऑपरेशनल रिसर्च में काम करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको एफएम की बात करूं तो एफएम बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड बोले तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटेन करके रखना पड़ेगा फॉर्मूलेज। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हैं बिल्कुल, तो आप एफएम में इजिली इजिली 40 में से 30 to 35 आराम से स्कोर कर पाएंगे। और अगर यही मैं कॉर्पोरेट की बात करूं ना बच्चों, तो कॉर्पोरेट तो इतना आसान है, आपको सोच भी नहीं सकते हो, इतना आसान है कॉर्पोरेट हमारा, जिसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर या दो चैप्टर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी पूरा कॉर्पोरेट बिल्कुल आसान, एक पेपर फ्री के नंबर है अगर आप पूछो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारी क्लास में हमारा कवरेज क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्ट फर्स्ट उठाने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि आपके एग्जाम में 60 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपका स्टडी मैट, जो आपका भगवान है, आईसीएसआई से जो आपका स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, वो स्टडी मटेरियल सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी रहेगा, जिसको बेस मानते हुए हम लोग यहाँ पे सारे काम सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका दूसरा आता है स्कैनर। स्कैनर मतलब बोले तो पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, जिसके अंदर आपको एक चैप्टर, जैसे ही एक टॉपिक पूरा होगा उसका आपका स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम क्लास में ही क्या करते हैं, कवर करते हैं। और उसके बाद अगर आपको फिर भी एडिशनल क्वेश्चन की अगर हमें जरूरत लगती है किसी भी चैप्टर के रिलेशन में, तो वो एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए, तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू। बच्चों अगर इस सब्जेक्ट की बात करूं, पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। 7 सब्जेक्ट्स, ओवरऑल 6 सब्जेक्ट आपके मैं बोल सकती हूँ थ्योरी चैप्टर है। ये अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 100% क्या है, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बच्चों बाकी 6 पेपर में आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं, मिलते ही हैं, और आपको ये अकेला पेपर ऐसा है जो कि एमसीक्यू कवर नहीं करता, यानी कि इस पेपर के अंदर आपका एमसीक्यू नहीं आते हैं। सीधा पूरा का पूरा पेपर आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। चलिए अब मैं चलती हूं यहाँ पर सिलेबस के स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हेडिंग डालिए सभी। फर्स्ट टॉपिक है आपका, जो हम आज की फर्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अंडर राइटिंग जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, पहली बात तो उसके पीछे रीजन क्या है पढ़ने का, पहले तो ये समझना जरूरी है। इस चैप्टर का ओवरऑल मतलब क्या है, क्यों ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब ही है, यहाँ पे हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, अकाउंटिंग कर रहे हैं किसकी, कंपनी की। तो यहाँ पे हम ना तो कोई सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कोई पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कोई एलएलपी पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हम केवल और केवल कंपनी की अकाउंटिंग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करता है तो किस तरीके से इशू करता है, कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करता है तो कैसे करता है, इक्विटी शेयर्स अगर बायबैक करता है तो कंपनी कैसे करता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो क्या होता है, जब भी मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अभी अभी नई मार्केट में आई है, नई कंपनी है एकदम। अब वो अपने कंपनी के शेयर्स क्या करना चाहती है, मार्केट में इशू करना चाहती है। अब आप ही मुझे बताइए, कोई भी नई कंपनी के शेयर पब्लिक क्यों खरीदेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्या इस कंपनी पे कौन ही ट्रस्ट करेगा जो इस कंपनी में पैसा लगाएगा।
ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया जाए कि रिलायंस कंपनी में आप पैसा लगाएंगे ए लिमिटेड में, नो डाउट आंसर इज रिलायंस कंपनी, क्योंकि रिलायंस कंपनी की अगर आज गुडविल देखेंगे तो बहुत ही अच्छी, और मार्केट प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ए लिमिटेड में पैसा क्यों लगाएंगे? तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी नई कंपनी, आपको नहीं लग रहा कि इस कंपनी को रिस्क है? किस चीज का रिस्क है? कि जब भी वो मार्केट में शेयर इशू करेगी, क्या उसके शेयर्स पब्लिक खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा डर है ए लिमिटेड को। और आपको कंपनीज एक्ट का क्राइटेरिया ये पता होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका कितना होना चाहिए। 90% का सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या, जो भी शेयर्स आप क्या कर रहे हो, इशू करते हो, वो सारे के सारे शेयर्स आपके क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। जितने भी शेयर पैसा आया आपके पास एप्लीकेशन के नाम का, वो आपको सारा का सारा पैसा क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है, बिकॉज नॉट फुलफिलिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया ऑफ 90%। ए लिमिटेड अब क्या है, न्यू कंपनी है बिल्कुल, और ये मार्केट में क्या करना चाहती है, अपने शेयर इशू करना चाहती है। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी नई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है तो उसको किस प्रकार का रिस्क है? उसको रिस्क ये है कि भाई उसके शेयर्स मार्केट में पब्लिक खरीदेगी या फिर नहीं खरीदेगी। तो आपको नहीं लगता ऐसी तो कोई भी नई कंपनी मार्केट में आएगी तो वो तो कभी रुक ही नहीं पाएगी, मतलब वो तो तुरंत आएगी और तुरंत चली जाएगी, कोई भी स्टेबल तो रह ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या, ए लिमिटेड अब क्या कर रहा है, ए अंडरराइटिंग का प्रोसेस ही इसलिए आया। अब बच्चों ए लिमिटेड किसके पास गया, मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स के पास गया। मिस्टर एक्स, ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स के पास गया और बोला, भाई मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू करना चाहता हूं, अगर कल को मान लो शेयर्स नहीं बिके तो क्या तुम इस कंपनी के पूरे शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हो क्या? तो मिस्टर एक्स क्या कर रहा है यहाँ पर, एग्रीमेंट करता है। मिस्टर एक्स क्या करता है यहाँ पर, एग्रीमेंट कर रहा है। किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ए लिमिटेड के साथ। और मिस्टर एक्स ए लिमिटेड को गारंटी देता है। किस चीज की गारंटी दे रहा है, अगर मान लो तुम शेयर्स इशू करो, अगर कल को मान लीजिए कोई भी पब्लिक में शेयर नहीं खरीदता तो सारे के सारे शेयर्स मिस्टर एक्स खरीदेगा। यहाँ पे अंडर राइटिंग का पूरा प्रोसेस ही यही है बच्चों। अंडर राइटिंग का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जब भी कंपनी को डर रहता है, रिस्क रहता है, किस चीज का, कि पब्लिक उसके शेयर्स को खरीदेगी या फिर नहीं खरीदेगी, तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढती है जो उसकी कंपनी को क्या दे, गारंटी दे कि कल को कोई शेयर्स अगर नहीं बिकते हैं तो सारे के सारे शेयर्स कौन ले लेगा, अंडर राइटर्स ले लेगा। अंडर राइटर यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने गारंटी दिया। किस चीज की गारंटी दिया, मान लीजिए ए लिमिटेड कितने शेयर्स खरीदना चाहती थी, 1 लाख शेयर खरीदना चाहती, वो 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, इशू 1 लाख शेयर्स करना चाहती है। अब अगर मान लीजिए कल मिस्टर ए आज शेयर इशू कर देता है और कल को मान लो कोई भी शेयर्स नहीं बिकते हैं, तो सारे के सारे शेयर्स कौन खरीदेगा, मिस्टर एक्स खरीदेगा। क्योंकि उसने क्या कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है। किस चीज का एग्रीमेंट कर रखा है, कि मान लीजिए कल को कोई शेयर्स नहीं बिकते तो सारे के सारे शेयर्स मिस्टर एक्स को खरीदने पड़ेंगे, मिस्टर एक्स खरीदेगा, क्योंकि बिकॉज उसने कम ए लिमिटेड को क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग जिस भी कंपनी को लगता है कि, जिस भी कंपनी को ये लगता है कि उसके शेयर्स मार्केट में पता नहीं बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, ऐसे में वो क्या कर लेती है, अंडरराइटर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एग्रीमेंट कर लेती है। और अंडरराइटर्स उसके बदले में क्या अश्योरेंस देते हैं कि कल को मार्केट में कोई भी शेयर्स आपके नहीं बिके तो सारे के सारे शेयर्स कौन परचेज कर लेगा, मिस्टर एक्स परचेज कर लेगा। तो हमारे यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या कहलाएगा, अंडर राइटर कहलाएगा। मिस्टर एक्स जो है यहां पर क्या कहलाएगा, अंडर राइटर कहलाएगा। जो एग्रीमेंट कंपनी और अंडरराइटर के बीच में होता है उसे हम कहते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। उसे हम कहते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट।
तो अभी तक हमने दो वर्ड्स सीखे। कौन कौन से दो वर्ड सीखे? एक मैंने सीखा अंडरराइटर, दूसरा हमने सीखा अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटर कौन होता है? जो कंपनी को अश्योरेंस देता है, गारंटी देता है कि कल को मान लीजिए कोई भी शेयर नहीं बिकते तो सारे के सारे शेयर्स कौन खरीद लेगा? मिस्टर एक्स। बच्चों अंडरराइटर कौन कौन हो सकते हैं? जनरली इंडिविजुअल हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अंडरराइटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अंडरराइटर कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी कंपनी को गारंटी दे रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी बैंकिंग कंपनी जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्या बन सकते हैं? अंडरराइटर्स होते हैं, जो कंपनी को क्या करते हैं? अश्योरेंस देते हैं। कल को मान लीजिए कोई भी शेयर्स नहीं बिका तो सारे के सारे शेयर्स कौन खरीद लेगा? अंडरराइटर्स खरीद लेंगे। तो दिस इज द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब हम और आगे चल रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा अब इस टॉपिक के अंदर चल रहे हैं। मान लेते हैं हमारे, अभी तक तो मैंने एक्स के लिए बोला था, मान लेते हैं मेरे कितने अंडरराइटर है? एक्स, वाई और जेड, ये तीन अंडरराइटर्स हैं। अभी तक मेरे एग्जांपल में सिर्फ मिस्टर एक्स अंडरराइटर था, अब मैंने दो अंडरराइटर और बढ़ा दिए। ठीक है बच्चों, एक भी अंडरराइटर हो सकता है, सिंगल अंडरराइटर भी हो सकता है और मल्टीपल अंडरराइटर्स भी हो सकते हैं। सिंगल मतलब एक अंडरराइटर, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा अंडरराइटर्स जो होते हैं उनको हम मल्टीपल अंडरराइटर्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में तीन अंडरराइटर्स मैंने लिए, मिस्टर एक्स, मिस्टर आई, मिस्टर जेड। और कंपनी यहाँ पे जो शेयर्स इशू कर रही है वो कितने शेयर्स इशू कर रही है? 1,00,000 शेयर इशू कर रही है। अब कंपनी ने क्या किया? ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड से क्या कर लिया है? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। अब मिस्टर एक्स क्या बोलता है? भाई टोटल 1,00,000 शेयर में से 50,000 शेयर की गारंटी मैं लेता हूं। इतने का उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मिस्टर एक्स ने। वाई ने कितने शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया? 30,000 शेयर्स का। मान लेते हैं ये सब बच्चों एग्जाम्पल है, इमेजिनरी एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग, ट्रस्ट मी, अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, पूरा अंडरराइटिंग का चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अपने शेयर्स कितने इशू करे? उसने 1,00,000 शेयर्स इशू करे और तीन अंडरराइटर से क्या कर लिया? उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोले तो एक्स, वाई और जेड। अब 1,00,000 शेयर में से 50,000 शेयर की गारंटी किसने ली? मिस्टर एक्स ने ली। मिस्टर वाई ने कितने शेयर्स की गारंटी ली? 30,000 शेयर्स की। और मिस्टर जेड ने कितने शेयर्स की गारंटी ली? 20,000 शेयर्स की गारंटी ली। टोटल शेयर्स हो गए ना 1,00,000। देखिए 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 1,00,000। जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे वो सारे के सारे शेयर्स उसने क्या कर दिए? अंडर रिटर्न कर दिए। अब बच्चों, अब मिस एक्स वाई जेड ने गारंटी तो ले ली, अब आ गए वो टेंशन में। अब बच्चों जब टेंशन में तो आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्ड सिखा दूं। बच्चों जितने भी टोटल शेयर्स जिन्होंने गारंटी लिया होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। टोटल जितने भी शेयर्स की गारंटी लेते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी। दैट इज द ग्रॉस मतलब टोटल लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। बच्चों ये लाइबिलिटी क्यों कहा गया है? वर्ड लाइबिलिटी इसीलिए कहा गया क्योंकि अगर ये शेयर्स नहीं बिकते हैं तो एक्स की लाइबिलिटी कितने शेयर्स की आ जाएगी? एक्स की जिम्मेदारी कितने शेयर्स को खरीदने की आ जाएगी? पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स को आ जाएगी। वाई की 30,000 की और जेड की 20,000 की। दिस इज द टोटल लाइबिलिटी। अब बच्चों यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, एक्स ने, वाई ने और जेड ने, बट अब क्या हो गया? टेंशन। इनको टेंशन हो गई। किस चीज की टेंशन? कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, अगर मान लो कंपनी के कोई भी शेयर्स नहीं बिके तो सारे के सारे शेयर्स हमें खरीदने पड़ेंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है शेयर्स खरीदने का तो अपनी लाइबिलिटी को ये लोग क्या करना चाहेंगे? कम करना चाहेंगे। और कम कैसे करेंगे? एफर्ट्स लगा के। कैसे एफर्ट्स लगाएंगे? अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कर लिया, एग्रीमेंट हो गया, सारा काम हो गया। अब एक्स की जिम्मेदारी 50,000 शेयर्स की है। अब एक्स गया,
अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास। अब नॉर्मली जगह जगह गया, लोगों के पास गया और लोगों को कन्विंस करने लगा ए लिमिटेड के शेयर्स इतने बढ़िया हैं, नई स्टार्टअप कंपनी है, बढ़िया रिटर्न करके देगी। ऐसे बटरिंग वगैरह लगा लगू के एक्स ने अपने बिहाफ पे अपने एफर्ट्स लगा के, अपनी मेहनत लगा के एक्स ने टोटल 30,000 शेयर्स बेच दिए। इतने शेयर्स उसने अपने एफर्ट्स लगा के बेच दिए। आपको नहीं लगता क्या एक्स मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स ना लेना पड़े, इसलिए वो अपने हैंड पे क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि जितने ज्यादा शेयर बिकेंगे उतनी मेरी लाइबिलिटी कम होती जाएगी। चलिए अब आगे, टोटल लाइबिलिटी कितने शेयर्स की थी? 50,000। उसमें से एक्स ने अपने एफर्ट्स लगा के, अपनी मेहनत करके, बहुत लोगों को कन्विंस कर करा के उसने टोटल कितने शेयर्स बेच दिए? टोटल 30,000 शेयर्स उसने क्या कर दिए? बेच दिए। ठीक है, उसी तरीके से ऑब्वियस सी बात है वाई और जेड भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, ये भी अंडर राइटर है और इन्होंने भी अपनी अपनी मेहनत लगा के कितने शेयर्स बेच दिए? मान लीजिए इन्होंने 20,000 शेयर बेच दिए और इन्होंने 10,000 शेयर्स बेच दिए। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, ये जो 30,000 शेयर्स कंपनी को इनकी एप्लीकेशन रिसीव होगी, ये किसके रेफरेंस के थ्रू हो रही है? ऑब्वियसली मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। 30,000, 20,000, 10,000 जो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होगी वो एक्स के रेफरेंस में होगी, वाई के रेफरेंस में होगी और जेड के रेफरेंस में होगी। यानी कि इन एप्लीकेशंस पे, इन सबकी एप्लीकेशन पे किसका नाम लिखा होगा? अंडरराइटर्स का नाम लिखा होगा। मार्क किसका लगा होगा? अंडरराइटर का लगा होगा। इसीलिए बच्चों हम इसे कहते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस को नाम दिया मैंने मार्क्ड एप्लीकेशंस। ये हम बहुत चीजें पढ़ते जा रहे हैं, इसको हम एक एक करके कॉपी में लिखेंगे। जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारी बातें हम एक एक करके कॉपी में भी लिखेंगे। अभी एक बार पूरा चैप्टर का, पूरा नहीं, वो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। 30,000 शेयर्स जो एप्लीकेशन बेची वो किसके रेफरेंस में बेची? एक्स में। इसके एप्लीकेशन पे किसका मार्क लगा हुआ था? एक्स का मार्क लगा हुआ था। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन कहते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने स्टार्टिंग से लेके, अगर मैं आपको समराइज करूं, हमने टोटल 4 वर्ड सीखे हैं। कौन कौन से 4 वर्ड सीखे हैं? पहला तो मैंने सीखा अंडरराइटर कौन होते हैं। अंडरराइटर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ये सभी अंडरराइटर्स हो सकते हैं जो कि कंपनी को क्या करते हैं? गारंटी देते हैं कि कल को कोई भी शेयर्स नहीं बिकते तो हम सारे के सारे शेयर्स आपके खरीद लेंगे। और कंपनी और अंडरराइटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट और अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने सीखा ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होती है? ग्रॉस लाइबिलिटी ऐसे शेयर्स होते हैं, ऐसे टोटल शेयर्स जो इंडिविजुअल अंडरराइटर ने क्या करे होते हैं? गारंटी दी होती है इतने शेयर्स खरीदने की। जैसे मान लीजिए एक्स ने टोटल शेयर कितने गारंटी ले रखी है? 50,000 शेयर्स की गारंटी ले रखी है। वाई ने टोटल 30,000 शेयर्स की और जेड ने टोटल 20,000 शेयर्स की क्या ले रखी है? गारंटी ले रखी है। उसी तरीके से मार्क्ड एप्लीकेशन में, जो भी मार्क्ड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो अंडरराइटर्स अपने एफर्ट्स लगा के जो शेयर्स बेचते हैं, और वो कंपनी को जो रेफरेंस होती है, वो जो कंपनी को जो भी एप्लीकेशन मिलती है उनमें किसका मार्क लगा होता है, किसका स्टैंप लगा होता है? उसमें स्टैंप लगा होता है अंडरराइटर्स का। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? ऐसे एप्लीकेशंस को जिसके मार्क लगा होता है उसे हम कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशंस। अब आगे, अब आगे चल रहे हैं बच्चों। एक बात बताइए, कम जैसे अब कंपनी ने अंडर रिटर्न कर दिया शेयर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक्स से, वाई से और जेड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप ही मुझे बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी आराम से सो सकती है? मतलब कंपनी कोई अपने एफर्ट्स ना लगाए, ऐसा हो सकता है क्या? बच्चों मान लीजिए आज ये भले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन्होंने, कल को मान लीजिए जेड क्या हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, उसने बोला कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी इन अंडरराइटर्स के भरोसे तो
नहीं बैठ सकती। भले ही कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर लिया, लेकिन हम क्या समझदारी अंडरराइटर्स के उसमें भरोसे में बैठना है क्या? नहीं, हम अपनी तरफ से भी क्या करेंगे, कंपनी अपनी तरफ से भी कोशिश करेगी अपने शेयर्स को बिकवाने की, ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर्स को बिकवाने की कोशिश करेगी। अब मुझे बताइए, अंडर जब कंपनी भी ऑब्वियस सी बात है अपने शेयर्स बिकवाने में मेहनत करेगी, एफर्ट्स लगाएगी और अपने प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, एडवर्टीजमेंट देगी, बहुत जगह जगह जाएगी और अपनी कंपनी के बारे में बताएगी, तो ये तो आपको नहीं लगता कंपनी भी अपने बिहाफ पे कुछ ना कुछ शेयर्स बेच सकती है? यस, कंपनी अपने एफर्ट्स लगा के भी शेयर्स बेचती है। मान लेते हैं कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स बेच दिए? 20,000 शेयर्स कंपनी ने यहाँ पर बेच दिए। अब एक बात बताइए, क्या ये 20,000 जो एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो रहा है, क्या इस पे किसी का मार्क लगा हुआ है क्या? क्या ये शेयर्स किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हैं क्या? या क्या इस पे अंडरराइटर्स ने ऐसे एप्लीकेशन को बिकवाया है? क्या आंसर इज नो। किसी ने कुछ नहीं करा, ये शेयर्स कंपनी ने खुद बिकवाए हैं और कंपनी के पास डायरेक्टली क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। तो इसीलिए इन पे बच्चों किसी का भी मार्क नहीं लगा होता, इसीलिए हम इनको कहते हैं unmarked applications। इसीलिए हम इनको कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। इज दैट ओके? अब बच्चों ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अब ध्यान से सुनेंगे, दो तरीके की अंडरराइटिंग होती है। कितने तरीके की अंडरराइटिंग होती है? दो तरीके की। एक होती है आपकी फुल्ली अंडर रिटर्न, एक होता है आपका पार्शियल अंडर रिटर्न। फुली अंडर रिटर्न का मतलब क्या होता है, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए वो 100% क्या हो गए हैं, अंडर रिटर्न हो गए, यानी कि हमने अंडरराइट कर दिए अंडरराइटर्स को। यानी कि हमने जितने शेयर इशू किए थे सारे के सारे शेयर्स हमने, अंडरराइटर की लाइबिलिटी है, अंडरराइटर की जिम्मेदारी है, इसे हम बोलते हैं फुल्ली अंडर रिटर्न। उसके बाद आता है पार्शियल अंडर रिटर्न, इसको हम बोलते हैं लेस देन 100%। लेस देन 100% का मतलब है कि 100% से कम आपने अंडर रिटर्न किया, बोले तो 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, इतना परसेंट आपने क्या किया, उसे अंडर रिटर्न किया। फुल्ली अंडर रिटर्न मतलब 100% और पार्शियल मतलब लेस देन 100%। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों यहाँ पे जो हमारा जो केस चल रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, वो फुल्ली अंडर रिटर्न का लिया है। फुली अंडर रिटर्न का मतलब 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे और 1 लाख के 1 लाख ही शेयर्स XYZ ने क्या कर लिए, अंडर राइट कर लिए, गारंटी ले ली। किसकी? कितने शेयर्स की? 50 प्लस 30 प्लस 20। अब मुझे बताइए, कंपनी ने एफर्ट्स लगा के जो शेयर्स बेच दिए, ऑब्वियस सी बात है ये अंडरराइटर्स के बिहाफ पे ही बेचे। अरे बेचे हैं कि नहीं बेचे? क्योंकि अंडरराइटर्स पूरे के पूरे शेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 20,000 जो कंपनी ने बेच दी, कंपनी इसका भी क्या कर देगी, उन बेचारों की लाइबिलिटी कम कर देगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चाहे अंडरराइटर बेचे चाहे कंपनी बेचे, अल्टीमेटली शेयर्स तो बिक गए ना। तो बिक गए तो इसका मतलब अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम कर देंगे। अब ये 20,000 जो शेयर्स हैं हमारे, अब ये जो 20,000 जो शेयर्स हैं, इनका बेनिफिट हम कैसे देंगे? अंडर बेनिफिट देने का मतलब क्या होता है? बेनिफिट देने का मतलब उनकी लाइबिलिटी को कम करना। उनकी लाइबिलिटी को कम करना, लाइबिलिटी कम देना मतलब उसको बेनिफिट दे दिया हमने। तो इसका बेनिफिट हम लोग देते हैं, हम लोग इसका बेनिफिट देते हैं ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज टू बी given to underwriters in the ratio of gross
लाइबिलिटी। यानी कि मैंने क्या लिखा, ये जो 20,000 शेयर्स हैं उसका बेनिफिट भी हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट भी किसको दे देते हैं, अंडर राइटर्स को दे देते हैं इन केस ऑफ फुल्ली अंडर रिटर्न इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी का जो रेशियो है उसी रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो इज 5:3:2। इस रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग जितना भी पार्ट हम लोगों ने आज समझा है वो सारा पार्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे एक एक करके, सारी डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पे रिकॉल करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।